ओके, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। जो क्लासिफिकेशन किया गया, किस किसने क्लासिफिकेशन किया? सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था, प्लांट को क्लासिफाई करने की कोशिश की गई, तो इसको क्लासिफाई किया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने कैरोलस लीनियस ने जो मॉडल दिया था उसको हमने कहा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस इज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये पहला जो दिया गया था, सबसे पहला ये दिया गया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसमें जो कैरेक्टर किसी ना किसी चीज पे तो बेस्ड रहा ही होगा, तो ये किस चीज पे बेस्ड था? ये सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड था। सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल का मतलब कैसा दिख रहा है प्लांट। ओके, नॉर्मली क्या इसमें लिया गया, जो कैरेक्टर या फीचर जो लिए गए वो प्लांट का हैबिटेट को लिया गया, लीफ के नंबर को लिया गया कि लीफ का नंबर कितना है, नंबर ऑफ लीफ, इनके लीफ के शेप को लिया गया, लीफ के लीफ के नंबर को लिया गया, लीफ के शेप को लिया गया, और लीफ के साइज का भी उसमें कुछ इशू था, उसको भी लिया गया। और उसके अलावा जो एंथर था, एंथर के नंबर को भी लिया गया, एंथर के शेप को भी लिया गया। और दोनों कैरेक्टर, इसने वेजिटेटिव कैरेक्टर और दूसरा आपका जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, इसने दोनों को सेम वेटेज दिया, दोनों कैरेक्टर को लिया। इसने वेजिटेटिव कैरेक्टर भी लिया, बट नॉर्मली इसने सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को सिलेक्ट किया। अब जब इसने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ले लिया, तो ऑफ कोर्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जिसमें कि वेजिटेटिव कैरेक्टर, लीफ, स्टेम, रूट, ये सारी चीजें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आपका इन्वायरमेंट के, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आपका हैबिटेट है, लीफ का नंबर है, लीफ का कलर है, लीफ का शेप है, एंथर का शेप और उसका नंबर है, तो ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या फिर ये जो वेजिटेटिव फीचर है, ये सारे के सारे फीचर क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग जब चेंज होते हैं, तो हम इनको अगर क्लासिफिकेशन का बेस मान लेंगे तो फिर ये सही नहीं होगा। क्योंकि कोई भी कैरेक्टर, अगर कोई भी फीचर थोड़ा सा चेंज हुआ तो हमें उस ग्रुप से निकाल के प्लांट को दूसरे ग्रुप में रखना पड़ जाएगा। तो ये पहले हुआ था। तो इससे बचने के लिए पहले तो लोगों ने इसको कुछ टाइम तक फॉलो किया, फिर उसके बाद जब इनको प्रॉब्लम आने लगी क्लासिफिकेशन में, एक ही प्लांट एक ग्रुप में था, किसी एक कैटेगरी में था, फिर उसके बाद निकाल के जब उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखे गए, दूसरी जगह पे एनवायरमेंटल कंडीशन अलग थी, तो उसको निकाल के दूसरे ग्रुप में रख दिया गया। ऐसा होने की वजह से इस कैरोलस लीनियस की क्लासिफिकेशन सिस्टम को हटा दिया गया और लोगों ने दूसरे क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जो अपने टाइम पे बहुत अच्छा था, बट आज हम उसमें भी ड्रॉबैक निकालते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए, कैरोलस लीनियस का जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था उस टाइम का। लेकिन उसमें दो ड्रॉबैक थे। पहले तो उसने कैरेक्टर, जो फीचर थे, बहुत कम लिए थे। दूसरा, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल फीचर लिए थे। दूसरा, उसने वेजिटेटिव फीचर को एंड रिप्रोडक्टिव फीचर को, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनको उसने सेम वेटेज दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। उसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन होता है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, और उसकी वजह से किसी एक प्लांट को बार बार एक कैटेगरी के साथ साथ दूसरी कैटेगरी में भी देखने को वो प्लांट्स मिल जाते थे। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था बेंथम एंड हुकर नाम के साइंटिस्ट ने। बेंथम एंड हुकर, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों साइंटिस्ट ने जो मॉडल दिया था, क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम दिया था, वो आपका था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या था, मॉर्फोलॉजी के अलावा, वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड रिप्रोडक्टिव फीचर के अलावा, जो एक्सटर्नल वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर थे, उसके अलावा उसमें क्या किया गया, इसमें एनाटॉमी को भी इंक्लूड किया गया। एनाटॉमी भी आया, फाइटोकेमिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया गया, साइटोलॉजी को इन्वॉल्व किया गया, साइटोलॉजी को। एंड साइटोलॉजी हो गया, एनाटॉमी है, फाइटोकेमिस्ट्री है, उसके अलावा एम्ब्रायोलॉजी, उनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रायोलॉजी को भी ऐड किया गया। तो इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद बस एक कमी रह गई अभी भी। इसमें उन्होंने जो
फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं की, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं की। जो प्लांट्स, जो सेम टाइप के प्लांट है, उनके अंदर जो सिमिलरिटीज देखी जा रही है, उनके बेस पे हम उनको सेम ग्रुप में रहने के बजाय, मतलब जो सेम या कॉमन एंसेस्टर को शेयर करने वाले जो ऑर्गेनिक प्लांट्स होते हैं, उनको हम सेम ग्रुप में नहीं रख पा रहे थे इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को के बारे में कोई खास बात नहीं की, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं किया। और उस टाइम एवोल्यूशन उतना ज़्यादा, एवोल्यूशन के बारे में डार्विन ने अपने थ्योरीज तो दे दिए थे, बट अभी भी वो बहुत ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी। वो स्टार्टिंग पीरियड था, कुछ टाइम बाद अगर ये करते तो शायद ज़्यादा बेहतर आपका ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता, बट कमी रह गई। उसकी वजह से इसको भी बाद में कुछ टाइम तक फॉलो किया गया, फिर उसके बाद इसको भी लोगों ने फॉलो करना बंद कर दिया, क्योंकि इसमें भी एरर्स आने लगे। ओके, अब बात आई किसकी, लास्ट में बात करते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दिखाने वाले, जैसे कि आपका जिस क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था एंगलर एंड, वेट ए मिनट, एक साइंटिस्ट थे एंगलर और एक साइंटिस्ट थे प्रांटेल, एंगलर एंड प्रांटेल। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, जो आपका नया क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया वो था आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये लास्ट है और आज हम इसी को फॉलो करते हैं। इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, प्लांट्स को 5 कैटेगरी में या 5 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि आपका एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स आते हैं। अब देखो फाइलोजेनेटिक में क्या होता है, इसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया। इसमें जो क्लासिफिकेशन का तरीका था वो यही था कि इनके एंसेस्टर अगर कॉमन एंसेस्टर को शेयर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इनको रखा गया, इनका क्लासिफिकेशन किया गया। और उसके लिए ज़रूरत पड़ती थी किसकी, फॉसिल्स की। जो प्लांट फॉसिल्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन कभी कभी फॉसिल्स मिल नहीं पाते थे, तो उसके लिए 2-3 और टेक्सोनॉमी के ब्रांच को यूज़ किया गया, जैसे कि आपका एक साइटोटेक्सोनॉमी यूज़ किया गया, साइटोटेक्सोनॉमी। सेकेंड ब्रांच जो थी वो थी कीमोटेक्सोनॉमी। थर्ड ब्रांच आपकी है वो है आपकी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ओके, तो इन 3 ब्रांच को सिर्फ इसलिए यूज किया गया क्योंकि वो फॉसिल्स बहुत ज़्यादा है नहीं। फॉसिल से आप रिलेशनशिप पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्लांट की रिलेशन का जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है वो कौन सा है, तो उसके एंसेस्टर आप ढूंढेंगे तो ही जाके आपको पता चलेगा। लेकिन पता चला कि वो हमारे पास फॉसिल्स है नहीं उतने, तो हमने क्या किया, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की हेल्प से इस काम को कंप्लीट किया। अब साइटोटेक्सोनॉमी क्या है, साइटोटेक्सोनॉमी का मतलब सिंपली आप क्या करते हैं कि क्रोमोसोम, किसी भी सेल है, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस पाया जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम जो है उसका शेप कितना क्या कैसा है, उसमें किस जो 2 अलग अलग टाइप की स्पीसीज के अंदर जो क्रोमोसोम है उनका शेप कैसा है, वो कितने क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, और उनका जो मियोसिस हो रहा है वो किस टाइप से मियोसिस हो रहा है। तो अगर ये तीनों चीजें मैच कर जा रही है इसका मतलब वो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, और अगर मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब वो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज नहीं है। तो पहली चीज तो इसके बारे में हो गई। दूसरा कीमोटेक्सोनॉमी के बारे में, ऑफ कोर्स जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सब किसी ना किसी बायोमोलिक्यूल से बने हुए हैं। अब किसी के पास प्रोटीन पाया जा रहा है, किसी के पास कोई एंजाइम पाया जा रहा है, किसी के पास आपका लिपिड पाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें पाई जा रही है। अब सेम अमीनो एसिड शेयर करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे, अगर सेम अमीनो एसिड शेयर कर रहे हैं प्लांट्स और दूसरे प्लांट ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो दोनों प्लांट जिनके अमीनो एसिड्स सिमिलर है वो ऑफकोर्स कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते होंगे। और थर्ड जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ये थोड़ा से अलग डेटा किस्म का होता है जो कंप्यूटर में होता है। जैसे क्या है ना, आपने 2000-4000 प्लांट के बारे में जुटा लिया, इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली, और सबका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ऐसे करके उसमें ढेर सारे फीचर, आपने हर प्लांट्स के फीचर नोट करके क्या किया, आपने कंप्यूटर में फीड कर दिया। अब कभी आपको ज़रूरत पड़ी, आपको याद तो रहेगा नहीं, 2-4000 टाइप के प्लांट है, उनके सारे फीचर याद तो सवाल ही नहीं है कि आपको याद हो। आप क्या करते हैं,
कि किसी ने आपसे पूछ लिया 2 टाइप के प्लांट हैं, इनके बारे में आप बताइए, क्या ये दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं कि नहीं है। आप दोनों का नाम वहाँ पे डालते हो और तुरंत आपका स्क्रीन पे आ जाता है कि ये दोनों कितने कैरेक्टर में, इनके अंदर कितने फीचर हैं जो सिमिलरिटी एक दूसरे से किस तरीके से एफिनिटी शो करते हैं एक दूसरे से कितने। अब वहाँ पे नंबर आ जाएगा कि ये इनके 50 कैरेक्टर्स एक जैसे हैं। किसी दूसरे प्लांट से जब चेक किया तो पता चला कि 5 कैरेक्टर सेम है। तो ऑफ कोर्स अगर प्लांट ए और बी इन दोनों के अंदर ज्यादा 50 कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये इन दोनों का जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। और ये वाला जो सी वाला है इससे 5 कैरेक्टर ही शो कर रहे हैं, इनके अफिनिटी शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कॉमन एंसेस्टर को शो नहीं करता, या फिर उनमें इनका कॉमन एंसेस्टर, ये इनका एंसेस्टर कोई दूसरा है, इन दोनों का एंसेस्टर सेम है। तो ये चीज़ पता करने के लिए कि जो आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है काफ़ी हेल्पफुल था। जिस काम को करने में कई साल लग जाते उस काम को उसने तुरंत कर दिया। तो जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये थोड़ा से ज़्यादा बेहतर है। अब आप कहोगे सर क्या सिर्फ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को या फिर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बेस मानना ही सही है? देखो, उसके बेस मानना नहीं है। आप पहले वाले में सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिया गया, सेकंड वाले में एम्ब्रायोलॉजी, साइटोलॉजी, फाइटो केमिस्ट्री एंड आपका एनाटॉमी, इन सारी चीज़ों को भी ऐड किया गया। अब उसी में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी ऐड कर दिया गया, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ऐड कर दिया। ऐसा नहीं है कि इसमें वो सारी चीज़ें नहीं है, इसमें वो बाकी सारी चीज़ें भी है। इसमें एम्ब्रायोलॉजी भी है, एनाटॉमी भी है, आपका मॉर्फोलॉजी भी है, आपका ये जो आप जितने भी आपने कैरेक्टर पढ़े हुए हैं, जैसे मैंने बताया था, आपका बायोकेमिस्ट्री भी है, आपका जेनेटिक्स भी है, सारी चीज़ों को ऐड करके उसी में पुराने वाले में और बढ़ाते चले गए। बट इस बार जो बेस माना गया, वो बेस जो माना गया वो उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था, कि उनका एवोल्यूशन किस बेस पे हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन हुआ। तो ऐसा आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सिर्फ एक कैरेक्टर के बेस पे इनका क्लासिफिकेशन है। इनका कैरेक्टर का जो क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, लेकिन जो कैरेक्टर फीचर लिए गए वो ढेर सारे लिए गए। पिछले वाले में, फर्स्ट वाले में ड्रॉबैक यही था, आर्टिफिशियल वाले में, कि उसने बहुत ही कम फीचर को सिलेक्ट किया था क्लासिफिकेशन के लिए, और वेजिटेटिव और जो रिप्रोडक्टिव फीचर्स थे उन दोनों को सेम वेटेज दिया। अब उसके बाद वाले में जो क्लासिफिकेशन हुआ, उसने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं किया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से बाद में दिक्कत होने लगी क्लासिफिकेशन में। एक ऑर्गेनिज्म को बार बार एक ग्रुप में, जो ऑर्गेनिज्म था उसको दूसरे ग्रुप में भी प्लेस करना पड़ा, और कभी कभी ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे समझ ही में नहीं आता था कि किस ग्रुप में इनको रखें। तो ये कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ये फाइलोजेनेटिक वाला ऐड कर दिया गया उसमें। और पुराने फीचर तो है ही, ऐसा नहीं कि उनको हटा दिया गया, उन्हीं फीचर के बेस पे फीचर को सिलेक्ट किया गया, बट बेस चेंज कर दिया गया। ओके, अब जो प्लांट का क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है, किंगडम प्लांटी जो है, अब इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होता है क्रिप्टोगैमी, और एक होता है फेनेरोगैमी। बुक में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। क्रिप्टोगैमी मतलब होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फेनेरोगैमी मीन्स होता है फ्लावरिंग प्लांट, जिनके पास फ्लावर पाए जाते हैं वो फेनेरोगैमी में, जिनके पास फ्लावर नहीं पाए जाते वो क्रिप्टोगैमी में, है ना। तो कभी कभी लोग कंफ्यूज थे, और भी जब क्लासिफिकेशन हुआ तो लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो इसमें रखा गया है वो कुछ लोगों ने उनको थोड़ा सा इधर उधर भी कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर हो नहीं पाता कि वो फ्लावर है कि कोई दूसरा स्ट्रक्चर है। अब जिम्नोस्पर्म का फ्लावर एकदम अलग दिखता है, एंजियोस्पर्म का जो फ्लावर होता है वो एकदम अलग दिखता है। तो क्रिप्टोगैमी को फर्दर 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया। इनको हमने 3 डिवीजन में डिवाइड किया, जिसके बारे में आपको पता होगा। और जो फेनेरोगैमी है उनको हमने 2 डिवीजन में डिवाइड किया। याद रहे, क्रिप्टोगैमी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फेनेरोगैमी फ्लावरिंग प्लांट। अब जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं वो कौन कौन आता है? ऑफ कोर्स आपको नाम बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपने पहले ही पढ़ लिया होगा। एल्गी, सेकंड आपका होगा ब्रायोफाइटा, एंड लास्ट वन इज टेरिडोफाइटा। तो ये तीनों जो है ना वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं। बाकी सारे डिटेल हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। फेनेरोगैमी का क्या सीन है कि इसमें फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, जिसकी वजह से इसमें सिर्फ जिम्नोस्पर्म
एंड एंजियोस्पर्म को रखा गया है। ओके, तो यहां तक आपकी आई होप कि समझ में आ गया होगा। इस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन हुआ है। अब हम जब बात करेंगे तो एल्गी के बारे में बात करें, एंफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में भी बात करेंगे। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ में आ गया, वो बड़ी स्पेशल चीज है जो लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। अगर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ में आ गया तो आपको हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, जो चीज भी दी गई है सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत कम ऐसी चीज होगी जो आपको ना समझ में आए। ओके, तो आप आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन इनका समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया गया था अलग अलग साइंटिस्ट के जरिए वो समझ में आ गया होगा। आपने प्लांट्स के कुछ कॉमन फीचर, जो उनके जनरल फीचर होते हैं, उनके बारे में आपने समझा। तो ये बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है, आप इसको पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्ट भी देगा। आज की लेक्चर बस इतना ही। और थोड़ा से कभी कभी होता है ना कि मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बार बार फ़ोन स्विच ऑफ हो। ठंडी आ जाएगी ना, फिर करेंगे आराम से लंबे लंबे लेक्चर। बट अभी थोड़ा से लेक्चर को बनाने में प्रॉब्लम होती है, टेम्परेचर बार बार रूम का बढ़ जाता है। एसी तो है नहीं कि ठंडा रहेगा, तो बार बार टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है कि बार बार आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इशू है। आई होप कि इनको भी सॉल्व कर लिया जाएगा। चलिए खैर, आप इन सारी चीज़ों को नोट करें और नेक्स्ट वाला लेक्चर जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आज का लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।